आए जो श्रीमंत। मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आज एक ऐसे विषय पे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसमें वास्तव में आज हमारे समाज में बात होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे इस विषय पे बोलने के लिए प्रेरित किया। हम जिस समाज में रहते हैं वहां हम एक बात हर रोज सुनते हैं कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं। शायद हम में से आप लोगों में से बहुत लोग ये कहते भी होंगे कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं और हम किताबों में भी अक्सर यही पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वास्तविक जीवन में इसका पालन होता भी है या नहीं? जीवन के हर मोड़ पर पुरुष चाहे या अनचाहे महिलाओं को उनके महिला होने का एहसास करवा ही देता है। यही एहसास लैंगिक संवेदनहीनता का जनक है और इसके दमन के लिए लैंगिक संवेदनशीलता या जेंडर सेंसिटाइजेशन आज बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। स्त्री पुरुष ईश्वर की है अनुपम कृति, स्त्री पुरुष ईश्वर की है अनुपम कृति, असमानता रखकर ना करो विकृति, ना करो विकृति। एक समाज को सशक्त बनाने के लिए जितना उत्तरदायित्व पुरुषों के कंधों में होता है उतना ही महिलाओं के कंधों पे भी होता है, क्योंकि जैसे स्त्री और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का कोई भी अस्तित्व नहीं है, फिर भी आज समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार और सम्मान प्राप्त नहीं है। यह बहुत खेदजनक है। तो हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति अपने विद्यालय से शुरुआत करें, अपने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को इसके प्रति जागरूक करें, उनसे जो जुड़े हुए अभिभावकगण हैं एसएमसी की मीटिंग में उन्हें जागरूक करें, ताकि हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। 8 मार्च सभी परिचित होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। मैं पूछती हूँ, क्या एक दिन महिला के सम्मान में उत्सव मनाने से या एक दिन महिला सशक्तिकरण में उत्सव मनाने से महिलाओं को वो सम्मान व अधिकार प्राप्त हो जाता है? शायद नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव है इंसानियत का, जिसकी केंद्र बिंदु आप जैसी सभी महिलाएं हैं। अब मैं महिला लैंगिक संवेदनशीलता में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ उपस्थित समस्त प्रधानाध्यापकों से एक बात पे विचार करने के लिए कहूंगी कि आप विचार कीजिए कि क्या आज हमारा विद्यालय इन मानदंडों के साथ बालिकाओं के लिए अनुकूल है, जिसमें पहला है 100% नामांकन बालिकाओं का, उनकी उपस्थिति और ठहराव। क्या कक्षा शिक्षण में बालिकाओं की समान भागीदारी है? क्या खेलों में बालिकाओं की समान भागीदारी है? क्या बालिकाओं को अपनी बात रखने के लिए हमारे विद्यालय में एक खुला मंच प्रदान किया जाता है? क्या हम अपने विद्यालय में कार्यों का बालक और बालिकाओं में समान रूप से बंटवारा करते हैं? और क्या जीवन कौशल शिक्षा के सत्रों का हमारे विद्यालयों में नियमित रूप से सत्र का संचालन होता है अथवा नहीं? इस पे बात करने की और इस पे विचार करने की आज महती आवश्यकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में या फिर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? विद्यालय से घर आने तक, घर से विद्यालय आने तक, विद्यालय के अंदर, कक्ष के अंदर उन्हें किन परेशानियों या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनके समाधान के लिए हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जो विद्यालय होते हैं वो घर से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। इसके लिए हमें अपने विद्यालय की बालिकाओं ही नहीं बालकों को भी, वैसे बालिकाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं। ये पॉइंट तो मेरा रह ही गया कि बालिकाओं के लिए हमारे यहाँ मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार की ये अभियान मिशन शक्ति शारदीय नवरात्र में प्रारंभ किया गया था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाने पड़ते हैं। मैं पूछती हूँ कि आज तक बालकों के लिए बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ अभियान क्यों नहीं बना है? बालकों के लिए किसी अभियान की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि हमारे समाज की यह सोच है कि बालिकाएं कमजोर होती हैं, वो डरपोक होती हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए हमें कई अभियान चलाने पड़ते हैं।
जिस दिन हमें यह अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वास्तव में उस दिन हमारा समाज सशक्त समाज बनेगा, उस दिन महिला सशक्तिकरण पूरी तरह से कामयाब होगा। और मुझे बताते हुए यह बहुत गर्व हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ, प्राथमिक विद्यालय चुरियानी में, वहाँ बालिकाओं का प्रतिशत उपस्थिति और नामांकन बालकों से ज्यादा है। और यही नहीं, हमारा पूरा स्टाफ भी महिला स्टाफ है। तो यह एक उदाहरण है कि हम महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं हैं, बस हमें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है, हमें जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, वरना ये टॉपिक तो ऐसा है कि शाम तक भी हम बोले तो बातें खत्म नहीं होंगी। कुछ हेल्पलाइन नंबर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है। मैं यहाँ पे कुछ अभिभावक भी मौजूद हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हो सके तो वे इस नंबर को नोट कर लें और अपने बच्चों को भी इसको कंठस्थ करवा दें। जिसमें पहला हेल्पलाइन नंबर है महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। ये हर व्यक्ति को रटे होने चाहिए कि किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी परेशानी में अगर वो फंस जाए तो इस नंबरों को डायल करके उन्हें तुरंत उसका समाधान मिलेगा। अपने विद्यालय में हमें बच्चों को मीना मंच के माध्यम से उनके कानूनी अधिकार, उनके बाल अधिकारों के प्रति भी जागरूक करना है। क्योंकि हमारे संविधान में जब संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में हमें समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन समाज में हमें आज समानता प्राप्त नहीं है। ये बहुत ही खेद की बात है। अब हम बात करते हैं प्रार्थना सभा की। हम किस तरह से अपने विद्यालय में एक बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे हम लैंगिक संवेदीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। तो बालिकाओं के लिए अलग से क्रियाशील शौचालय का पहले अभाव होता था, लेकिन जब से ऑपरेशन कायाकल्प की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो आज हर विद्यालय में एक क्रियाशील बालक और बालिका शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है। प्रार्थना सभा में हमें बालक और बालिकाओं को समान अवसर देना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये जो लैंगिक विभेदीकरण की शुरुआत होती है, ये समाज की देन है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है और कपड़े से लिपटा हुआ होता है, तो उसे देख के हम यह नहीं पता लगा सकते कि ये बालक है या बालिका। लेकिन जैसे जैसे वो आगे की सीढ़ी चढ़ता है, हम समाज, हम परिवार और हमारे ही आपस के लोग हमें यह सिखाते हैं कि तुम लड़की हो, ये लड़का है, तुम्हें इससे बात नहीं करनी है। तुम्हारे लिए लूडो, रस्सी कूद घर में खेले जाने वाले खेल हैं, जबकि बालकों के लिए क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल ऐसे खेल होते हैं। और हम अक्सर, हमारी ये सोच होती है कि लड़कियां सिर्फ नृत्य कर सकती हैं, गीत गा सकती हैं विद्यालय स्तर पर। इन सब चीजों में क्यों नहीं हम उन्हें खुला मंच देते हैं अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, जो बालकों को प्रदान किए जाते हैं, क्यों नहीं वे समान अवसर आज एक महिला को भी प्रदान किए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रार्थना सभा में या किसी भी समारोह में बालिकाओं को एक नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करना है, जिससे लैंगिक पूर्वाग्रहों को तोड़ा जा सके। हमें हो सके तो अपने विद्यालय में एक मॉडल महिला को आमंत्रित करना है, जिसने लीग से हटकर समाज में अपना स्थान बनाया है। वो महिला किसान भी हो सकती है, महिला पुलिस अधिकारी भी हो सकती है, महिला डॉक्टर भी हो सकती है। इससे बच्चे भी प्रेरित होंगे और हमारा जो लैंगिक संवेदनशीलता है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। खेलों में समान भागीदारी का प्रयास करना है। उसके बाद कक्षा कक्ष के अंदर क्या चुनौती होती है, क्योंकि हम लोग भी एक समाजीकरण प्रक्रिया के तहत ही जुड़े होते हैं। हम जो शिक्षक होते हैं, तो हम लोग कक्षा कक्ष में बालकों के लिए एक अलग पंक्ति बनाते हैं, बालिकाओं को बैठाने के लिए अलग पंक्ति बनाते हैं। वो भी एक लैंगिक विभेदीकरण की ही शुरुआत होती है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो एक इमारत की नींव होते हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा को माना जाता है कि वह एक नींव है, और अगर हमारी नींव ही कमजोर होगी तो इमारत एक दिन अपने आप ढह जाएगी। तो हमें उन बच्चों में, हम चाह ले तो हम उनके प्रति लैंगिक संवेदनशीलता को हर तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। हमें इसके लिए उन्हें मिश्रित समूह में बैठाना है। जब वो आपस में बैठेंगे, एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, तब उन्हें पता लगेगा कि नहीं, हम में कोई खास अंतर नहीं है, हम में सिर्फ जैविक तौर पे अंतर है, लेकिन ये लैंगिक विभेदीकरण इस समाज की ही सिर्फ देन है। अब आगे बढ़ते हुए परिवार और समुदाय का भी इसमें एक अहम रोल होता है, क्योंकि लड़कियों को हमेशा से एक अनिश्चित संतान के रूप में स्वीकारा जाता है। हालांकि यह सोच में बहुत बदलाव हो रहा है, हमारा देश आज प्रगति कर रहा है, लड़कियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, फिर भी हमारे समाज का
कुछ वर्ग या कुछ समाज का हिस्सा ऐसा है जहां आज भी लड़कियों को अनिश्चित संतान के रूप में स्वीकारा जाता है, जो भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज आदि कुरीतियों को जन्म देती है।